नमस्कार। हिंदू विवाह आखिर ये है क्या? एक पवित्र बंधन जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर एक कानूनी समझौता जिसके अपने नियम हैं, अपनी शर्तें हैं? आइए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन परंपरा आधुनिक कानून का हिस्सा बनी। और जानते हैं, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। यही वो सवाल है जो तय करता है कि शादियां कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, और जब चीजें गलत हो जाती हैं तो किसके क्या अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने शादी को सिर्फ एक धार्मिक संस्कार के चश्मे से देखने के बजाय एक कानूनी दायरे में ला खड़ा किया, जिसके अपने नियम हैं और अपने परिणाम भी। तो फिर इस एक्ट के हिसाब से एक शादी को वैलिड या वैध मानने के लिए कानूनी शर्तें क्या हैं? क्या बातें पूरी होनी जरूरी हैं? तो देखिए, कानून की धारा 5 में 5 मुख्य शर्तें बताई गई हैं। पहली और सबसे बड़ी शर्त, एक विवाह, मतलब एक समय में एक ही जीवन साथी। दूसरी, दोनों पक्ष मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हों कि वो अपनी सहमति दे सकें। तीसरी शर्त है उम्र की, लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल। और आखिर में, दोनों के बीच कोई ऐसी रिश्तेदारी ना हो जो कानून की नज़र में प्रतिबंधित है, जिसे प्रोहिबिटेड डिग्रीज या सपिंडा रिलेशनशिप कहते हैं। अब देखिए, इन सभी शर्तों में जो सबसे जरूरी है ना, वो है एक विवाह का नियम, यानी एक समय में सिर्फ एक ही जीवन साथी। अगर किसी का पहले से एक जीवन साथी जीवित है तो दूसरी शादी कानूनी तौर पर मानी ही नहीं जाएगी। इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। और इसका असल जिंदगी में क्या असर पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ने यमुनाबाई के केस में इसे बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शादी में जिसे कानून मानता ही नहीं, दूसरी पत्नी को पत्नी होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता, जैसे कि गुजारे भत्ते यानी मेंटेनेंस का अधिकार भी नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई वैध शादी की बात। लेकिन तब क्या होता है जब इन बुनियादी नियमों को तोड़ा जाता है, जब नींव में ही कोई कमी रह जाए? तो देखिए, जब शादी की शर्तों में कोई कमी रह जाती है ना, तो कानून दो तरह की शादियों में फर्क करता है। एक होती है शून्य यानी वॉइड, और दूसरी शून्य करणीय यानी वॉइडेबल। सुनने में ये शब्द भले ही एक जैसे लगें, लेकिन इनके कानूनी नतीजे जमीन आसमान जितने अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्य विवाह की। इसे वॉइड एब इनिशियो भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये शादी कानून की नज़र में कभी हुई ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बिल्डिंग बिना परमिट के बना दी गई हो, वो शुरू से ही अवैध है और उसे बाद में ठीक भी नहीं किया जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ है शून्य करणीय विवाह। ये उस बिल्डिंग की तरह है जिसमें कोई छिपा हुआ नुक्स है। मतलब शादी तो वैध रहती है जब तक कि पति या पत्नी में से कोई एक इसे अदालत में चुनौती न दे दें। और इसके कुछ खास आधार हो सकते हैं, जैसे कि नपुंसकता या फिर धोखे से सहमति लेना। पर मान लीजिए शादी पूरी तरह से वैध है, लेकिन उसमें मुश्किलें आ गई हैं और साथ रहना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में कानून दो अलग-अलग रास्ते दिखाता है। यहाँ कानून दो दिलचस्प विकल्प देता है। एक है न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन, जो रिश्ते में एक पॉज बटन की तरह है। और दूसरा है तलाक यानी डिवोर्स, जो एक स्टॉप बटन है। न्यायिक पृथक्करण में क्या होता है कि शादी कानूनी तौर पर तो बनी रहती है, आप दोबारा शादी नहीं कर सकते, जबकि तलाक में रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। उन्होंने कहा कि जुडिशियल सेपरेशन का मकसद ही यही है कि जोड़ों को अपने रिश्ते पर फिर से सोचने और शायद सुलह करने का एक मौका दिया जाए। लेकिन तब क्या हो जब सुलह की कोई गुंजाइश ही ना बची हो और दोनों ही लोग ये मानते हों कि शादी अब चल नहीं सकती, खत्म हो चुकी है। बस इसी स्थिति के लिए 1976 में कानून में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव आया, आपसी सहमति से तलाक यानी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसने जोड़ों को एक ऐसा रास्ता दिया जिससे वो बिना एक दूसरे पर इल्जाम लगाए इज्जत के साथ अलग हो सके। और इसकी प्रक्रिया भी काफी सीधी साधी रखी गई है। पहले दोनों लोग मिलकर अर्जी देते हैं, फिर उन्हें 6 से 18 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। ये समय इसलिए ताकि वो अपने फैसले पर ठीक से दोबारा सोच सकें। और अगर इसके बाद भी वो अलग होना चाहते हैं तो बस अदालत तलाक की डिक्री जारी कर देती है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि जब सुलह की कोई उम्मीद ही न बची हो तो ये 6 महीने का इंतजार सिर्फ तकलीफ को और बढ़ाता है। इसीलिए
कोर्ट ने कहा कि कुछ खास मामलों में इस कूलिंग ऑफ पीरियड को हटाया भी जा सकता है। अब देखिए, तलाक या अलगाव का एक बहुत जरूरी पहलू है भरण पोषण यानी मेंटेनेंस। कानून ये पक्का करता है कि जो जीवन साथी आर्थिक रूप से कमजोर है उसे वित्तीय मदद मिले, और ये मदद सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं है बल्कि इसलिए है ताकि वो उसी सम्मान, उसी डिग्निटी के साथ जी सके जैसा शादी के दौरान था। तो हिंदू विवाह कानून के इस पूरे सफर से हम क्या बड़ी बात समझ सकते हैं? व्हाट्स द टेक अवे? ये हमें दिखाता है कि कानून कैसे वक्त के साथ बदला है, कैसे इवॉल्व हुआ है। ये अब शादी को सिर्फ एक न टूटने वाले संस्कार के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसमें व्यक्तिगत पसंद, बराबरी और सबसे जरूरी सम्मान जैसे सिद्धांतों को भी जगह देता है, जो कि आज के दौर की हकीकत भी है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, आज के दौर में कानून का असली मकसद क्या है? क्या किसी भी कीमत पर एक शादी को बचाना, या फिर एक ऐसे रिश्ते को सम्मान के साथ खत्म होने का रास्ता देना जो असल में पहले ही खत्म हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो परंपरा और आधुनिकता की इसी संतुलन को